तो वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। दिस इज शिप्रा और ये इंटायर सीरीज जो हमारी चल रही है ये है माजिद हुसैन की सीरीज। आप जानते हैं कि माजिद हुसैन which happens to be the most preferred, the standard book for geography for the preparation of civil services। आपके लिए ये इंटायर बुक कवरेज लेकर के आए हैं इस पूरे सीरीज में इन इंग्लिश लैंग्वेज। बाय द वे, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पूरी सीरीज है, इसमें क्लासेस चल रही हैं आपकी। ये क्लासेस मैं ले रही हूँ बाइलिंगुअली, राइट, बाइलिंगुअली इन द सेंस सारे कॉन्सेप्ट्स। खैर अभी तो आज मैंने बोर्ड आपके लिए पहले से अच्छा रंगीन रंगीन प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आई कम टू दैट। बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम उठाते हैं अपनी क्लास में उसको हम इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स्ड करके बाइलिंगुअली समझते हैं। पूरा क्लास जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का ऑरा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, द कोर, वी अंडरस्टैंड दैट, वी डिस्कस दैट, राइट। उसके बाद जो हम नोट्स बनाते हैं, मैं आपके लिए कोई पीपीटी नहीं लेकर के आ रही हूँ। हाँ, वो क्वेश्चंस लेकर के आते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर उसको लिखना जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चंस आ गए तो चलो ठीक है, यू हैव द स्लाइड्स, लेकिन नोट्स के लिए हम कोई पीपीटी फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, तुम लोगों के लिए मोनोटोनस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, राइट। और क्या पता कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आए। तो जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग हैंड इन हैंड एंड वी आर राइटिंग नोट्स इन द क्लास ओनली, ठीक है। तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और आप भी जानते हैं हर एक क्लास का ओरिएंटेशन है 5, 6, 7, 10 क्वेश्चंस हम लोग पीवाईक्यू के ऑलमोस्ट करते ही करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी क्लास में क्योंकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए पीवाईक्यू भी करते हैं। चले भाई, चले देखें क्या है हमारे पास, क्या क्या यहाँ पे। तो आज है चैप्टर 3 क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 7 हमारे पास। माजिद हुसैन की ये सीरीज है, दिस इज शिप्रा अगेन। आज पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, जैसे इससे पहले आपने अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है ना, थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, कैसे मैम। तो एक छोटा सा आपने ऐसे अर्थ बनाया था, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए बता रही हूँ एक बार फिर। उसके बाद आपने बोला कि ये मैम इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। और आपने देखा था कि कभी सूर्य यहाँ पे डायरेक्ट होता है, कभी यहाँ पे डायरेक्ट होता है, कभी यहाँ पे डायरेक्ट होता है। यानी कि आपका जो इक्वेटर है, वैसे तो फिजिकल इक्वेटर आपके पूरे अर्थ के बीचों बीच है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मंत्र है ये एक, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सुनो ध्यान से। वैसे तो ये जो बीच वाला होता है ये मैम हमारा इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है। लेकिन मैम एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या देते हैं, थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर क्या होता है? थर्मल मतलब एनीथिंग जिसके बारे में, जिसके टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो थर्मल इक्वेटर जो है, सोचो क्या होता है भाई, जुलाई में जब उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है तो सूर्य डायरेक्ट ओवरहेड कौन सी लाइन के होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो वो हमारा थर्मल इक्वेटर का काम करने लग जाता है क्योंकि इक्वेटर क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला जो लाइन है, वाली जो रेखा है, उसको आप इक्वेटर कहते हो। तो 0 से ऊपर चला गया है सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला गया, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जनरली थर्मल इक्वेटर कहते होते टाइम पे। वही जनवरी वाले टेम्परेचर में आ जाओ, जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, तब सूर्य किसके पैरेलल और किसके वर्टिकल होता है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, राइट। तो अब थर्मल इक्वेटर वो हो जाएगा। पढ़ा था ना जनवरी टेम्परेचर, जुलाई टेम्परेचर में। ठीक वैसे ही जैसे आपका टेम्परेचर डिवाइडेड है, जैसे आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बनाम आपने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल्स वगैरह सब डिवाइड किया हुआ है, वैसे ही हमारा प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, प्रेशर भी डिवाइडेड होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का, जैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक वैसे ही हम अपने इस प्यारे से अर्थ पे, ये जो है हमारा ये प्यारा सा जो अर्थ है, इस पे हम लोग
टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर देख चुके हैं, इस पे हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स इज कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जब आप देखते हो तो एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल मतलब सीधी लकीर मैम, ठीक है, यानी कि ये अगर मेरा अर्थ है तो ऐसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरी चीज ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे प्रेशर को ऐसे लेटी हुई लकीर, मतलब इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कैसे बांटा जाता है, राइट। आपने पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर के बारे में कि सारे मतलब एक किसी भी वेदर क्लाइमेट मैप पे सारे ऐसे जगह जहां का तापमान सेम होता है, जहां का टेम्परेचर सेम होता है, उसको जोड़ने वाली जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया है कि एक किसी भी क्लाइमेट और वेदर मैप पे सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बेसिकली जिसके प्रेशर सेम होते हैं, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर सेम होते हैं, सेम मिली बार में प्रेशर होता है, उन प्लेसेस को जोड़ने वाली मैप के ऊपर जो कॉन्टूर लाइन होती है उसको हम कहते हैं आइसोबार। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि आइसोबार अगर बहुत क्लोज 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 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा भारत है ना, यहाँ पे ये आपका अफ्रीका है, वटेवर, यहाँ पे अगर आइसोबार इतनी क्लोज क्लोज बनी हुई है, यहाँ पे आइसोबार इतने ऊपर ऊपर बनी हुई है, तो क्या मतलब है, यहाँ पे देख रहे हो प्रेशर कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, यहाँ कुछ और प्रेशर है, यहाँ कुछ और प्रेशर है, और यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ कुछ और प्रेशर है, वो प्रेशर चलता रहा, फिर यहाँ कुछ और प्रेशर हो गया, चलता रहा, यहाँ कुछ और प्रेशर। यानी कि हमने पढ़ा था मैम कि आइसोबार की जो स्पेसिंग होती है ना मैम, वो आइसोबार की स्पेसिंग बहुत कुछ हमें बता जाती है। अगर क्लोजली अगर स्पेस्ड है, क्लोज स्पेसिंग है, आपस में पास है, इसका मतलब प्रेशर इट इज स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि चेंज, और जल्दी जल्दी जो है आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। और अगर वाइड स्पेस है आइसोबार्स के बीच में, चौड़ा स्पेस है, इसका मतलब मैम होता है इट इज द प्रेशर इज वीक प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, या जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट उसको कहते हैं। तो खैर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एंड देन वी वुड कम डाउन टू प्रेशर बेल्ट्स। आपको अगर विंड्स समझना है, आपने सुना होगा ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, है ना, सबने वो ड्राइंग भी देखी होगी कि कैसे पवन चलती है, कोरियोलिस फोर्स सुना होगा। ये सब कुछ आपको स्टार्ट आपका हो जाता है प्रेशर बेल्ट समझने से। तो प्रेशर बेल्ट समझेंगे और देखेंगे हमारे पूरी पृथ्वी पे कितने प्रेशर बेल्ट्स हैं मैम। तो मैम देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट। 7 कहाँ है मैम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। मैम ये तो 4 ही हुए, 7 कहाँ है। तो भैया सब ट्रॉपिकल में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अलग और सदर्न हेमिस्फेयर में अलग होगा, सब पोलर में भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अलग, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग होगा, और पोलर भी आपका नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और इक्वेटर तो सेम होता है, तो 7 हो गए। देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड दैट वी वुड बी स्टडिंग हियर इन दिस क्लास। डिड यू अंडरस्टैंड द फैक्ट? आगे चलें, आर यू विद मी, आर यू हियरिंग? चलो भाई स्टार्ट करते हैं और आज का अपना सबसे पहला टॉपिक डालते हैं विच इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखना है थोड़ा वर्टिकल है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मैम और थोड़ा सा वर्टिकल करना है, ठीक है। वर्टिकल यानी कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कैसा है, ठीक है। ये जो है आपकी सीधी खड़ी हुई लकीर है। वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लकीर, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होती है, लेटी हुई लकीर। प्लीज एक बात समझिए, वैसे तो आपने जनरली देखा है प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल अल्टीट्यूड, कुछ केसेस में ये जो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे व्हेन आई से कि इट्स नॉट
every time that temperature is inversely proportional to pressure. वैसे तो होता है, a lot of times you will see कि temperature is inversely proportional to pressure. टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, but it is not every time that temperature is inversely proportional to pressure. कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़े तो प्रेशर बढ़े, प्रेशर घटे तो टेम्परेचर घटे, ठीक है। तो सर्टेन केसेस, जैसे कि हम लोग अगर माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर हम लोग किसी भी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, ठंड आती जाती है, और प्रेशर के साथ क्या होता है, प्रेशर अर्थ सरफेस के तक बेसिकली सी लेवल तक बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर आपका कम होते जाएगा, पढ़ा है ना, तभी जाकर के बॉडी बैलेंसिंग नहीं कर पाती है, तभी जाकर के नोज ब्लीड एंड ईयर ब्लीड होता है। सो ऑल आई वांट टू से इज कि इट इज नॉट एवरी टाइम दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन सर्टेन केसेस यू सी, in certain cases temperature is directly proportional to P. For example guys, for example, as we climb up on the mountain, जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, we experience, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, we experience fall ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में गिराव तो हम करते ही करते हैं एक्सपीरियंस, एज वेल एज टेम्परेचर, एज वेल एज, और किस में गिराव महसूस करेंगे आप, एज वेल एज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जहां पे मैम टेम्परेचर और प्रेशर आपस में क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घटते जाता है, जो आपका टेम्परेचर है वो भी अल्टीट्यूड के साथ में घटते जाता है, ठीक है। कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी का कितना बड़ा रोल है। प्लीज सी हियर, सी, लुक हियर, क्या बताया मैंने, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the atmospheric pressure as well as temperature here decreases, ये घटता है, decreases with increasing altitude। और ये मैं लाइन क्यों लिखवा रही हूं पता है, क्योंकि ऐसा ही लाइन आपने देखा है ना लास्ट क्लास में, ऐसे ही लाइन आपके PYQ में पूछते हैं ना, PYQ में पूछा हुआ देखेंगे आप कि डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड या इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ये सब आपसे जो है ऐसे क्वेश्चंस ऐसे लैंग्वेज में पूछा करता है। तो कल को पूछ दे तो हमारा मुंह नहीं लटकना चाहिए, विच इज वाई आई एम गिविंग यू दिस लाइन ऑल्सो, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि अर्थ का सरफेस जो है मैम, देखेंगे जरा कि ये अगर हमारी एक सीनरी है, यहाँ पे हमने सन बना दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ खड़ा था और मेरी बहन यहाँ खड़ी थी, तो मैम मुझे टेम्परेचर भी मेरे लिए कम था, प्रेशर भी मेरे लिए कम था, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा था और प्रेशर भी ज़्यादा था। अब टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर को तो खैर हटा ही दो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग आज प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे, सबसे पहले एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रही है कि प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल या फिर एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी सतह के पास या समुद्री सतह एट सी लेवल या फिर अर्थ सरफेस, आप देखेंगे कि प्रेशर जो होता है मैक्सिमम रहता है, ठीक है। आपका जो अर्थ सरफेस होता है इट हैज अ हायर प्रेशर एंड इट इज वेरी डेंस। आप दो ही तो कंक्लूजन यहां से निकालेंगे ना, अर्थ सरफेस इज रिलेटिवली, ये रिलेटिवली वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, इज रिलेटिवली डेंसर। दो ही तो कंक्लूजन निकाल पाएंगे ना इस पिक्चर से। अब होता क्यों है, सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे, सबसे बड़ा कारण इसके पीछे भैया हो जाती है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी टेक्स होल्ड ऑफ मैसिव प्रेशर एंड, ठीक है, मैसिव प्रेशर एंड डेंसिटी
एंड डेंसिटी इसीलिए, ठीक है, समझ रहे हो, ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रही है, आपके, आप जितने अर्थ सरफेस के क्लोज हैं वहां, या जितने, बेसिकली इफ यू सी ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो आप जब उसको जब देखते हैं ना, यू योरसेल्फ एनालाइज कि सारी चीजें जो है वो अट्रैक्ट हो रही हैं. So by the means of it, gravity is also attracting the air. It is also attracting the gases. और इसीलिए gases attract होते हैं. Maximum density of gases that you'll see, the maximum pressure that you see is, happening around the earth's surface. Very close to the earth's surface, very close to the sea level. इसीलिए ऊपर 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 आप देखेंगे. अभी vertical distribution of pressure में हम एक air column ले लेंगे, ठीक है. अगर मान लो मैं यहां खड़ी हूं और मेरे ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, पढ़ाया है ना ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, तो आपने क्या किया, एक कॉलम ले लिया, एक कॉलम काट लिया, जैसे केक का एक पीस काटते हो ना तो बीच में 3-3 लेयर दिखते हैं ना, वैसे ही आपने पूरा एक कॉलम काट लिया है अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर तक का. अब आपको उस एयर कॉलम में दिखेगा कि सबसे ज्यादा गैसेस तो नीचे की तरफ हैं. अगर मान लो इस एयर कॉलम को एक टेस्ट ट्यूब मान लो, तो कैसा दिखेगा, सबसे ज्यादा गैसेस तो नीचे की तरफ हैं, फिर ऊपर थोड़ा सा कम, फिर कम, फिर कम, और उसके बाद एक टाइम आता है जब लाइट गैसेस आ जाते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर, दिस इज हाउ यू डिफाइन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, राइट. तो भैया ये है हमारी राम कहानी. अब जरा इतना ज्यादा मैम एयर कॉलम कर दिया है, तो जरा एक एयर कॉलम जो है ले ही लेते हैं, ठीक है. थोड़ा सा एयर कॉलम ले करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास जो है पिक्चर आ रही है. जब आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो ये एक पिक्चर आपके सामने मैंने बना दिया है, ठीक है. आप हमेशा देखेंगे कि जो प्रेशर है, खैर राइजिंग प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, जो एयर प्रेशर होता है जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, खैर अच्छा ये भी अभी रहने दो. एक कॉन्सेप्ट पहले ये समझो. जब आपने एक एयर कॉलम लिया, इन द एयर कॉलम, ठीक है, जो अपर एयर का, ऊपर वाले भाग के हवा का जो हवा है, अपर एयर का जो मास है, वो आप देखेंगे सडनली, मतलब जनरली कंप्रेस कर रहा होगा लोअर एयर को, राइट. जैसे कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब की तरह मान लो ये हमारा एयर कॉलम है, तो यहाँ जो ऊपर वाला जो लेयर है, ये जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि नीचे वाले एयर को क्या कर रहा होगा, कॉम्प्रेस कर रहा होगा, ठीक है. क्या कर रहा होगा, कॉम्प्रेस कर रहा होगा. सो अपर एयर मास, इट इज अपर एयर मास, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज अपर एयर मास, ठीक है. और जो नीचे जो है आपका, ये क्या है भाई, ये है लोअर एयर मास, और दोनों के बीच में हो क्या रहा है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है. और कंप्रेस करने वाला कौन, अपर एयर मास, और कंप्रेस होने वाला कौन, लोअर एयर मास. इसी में आप देखेंगे अपर एयर मास कंप्रेसेस द लोअर एयर मास. इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोअर लेयर्स होती हैं, जो नीचे की जो लेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये काफी ज्यादा अपर लेयर्स की अपेक्षा घनी होती हैं, डेंस होती हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये अर्थ सरफेस की तरफ ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है. ये जो है आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर देखने के लिए मिलेगा. ये है क्या, पूरा ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने जो बनाया है, ये सेटअप क्या है, ये है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एयर कॉलम, ठीक है, एयर कॉलम, जहां पे ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, और आपका जो है, आपकी हाइट जो है यहाँ से इंक्रीज कर रही है, अल्टीट्यूड आपका इंक्रीज करता जा रहा है, समझे. तो ये इंटायर, पानी मत समझ लेना इसको, ये एयर है, ठीक है. तो ये इंटायर जो आपको पूरा पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है. लिख लो, वरना भाई भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है. इन द एयर कॉलम में क्या होता है, इन द एयर कॉलम क्या हो रहा है, द अपर एयर मास, ऊपरी वाला जो एयर मास है, द अपर एयर मास क्या करता है, द अपर एयर मास व्हाट इट डज इज इट बेसिकली compresses, upper air mass compresses
द लोअर एयर मास। ठीक है, अपर एयर मास क्या करता है, लोअर एयर मास को कंप्रेस करता है, विच इज वाई, दिस इज वाई, नहीं ऐसे लिखो, इसका इफेक्ट की तरह लिखो, इसके ऐसा लगे देखने से जैसे इसका इफेक्ट लिख रहे हो। ठीक है, कंप्रेसेस द लोअर एयर मास, इसीलिए क्या होता है, द लोअर लेयर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, लोअर लेयर आपका जो है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है देन द अपर, या फिर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर मत लिखो, द लोअर लेयर इज डेंसर देन, इज डेंसर देन द अपर लेयर। और क्योंकि ये डेंसर होता है, देखो सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कंप्रेस होता है इसीलिए ये डेंसर है, और क्योंकि ये डेंस है इसीलिए हेंस इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, इसीलिए ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, मोर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। क्या मेरी बातें क्लियर है? डू आई हैव you all hearing out whatever I say? Are you with me? प्लीज 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 कमेंट में लिख करके जरूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में भैया तुम्हारी प्रॉब्लम एड्रेस कर पाऊँ, राइट? और ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई प्रॉब्लम, हालांकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोगों को समझ में आए पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखो एयर कॉलम लिया मैम, अपर एयर मास, इसको अंडरलाइन करना भी तो सिखाया था ना, अपर एयर मास कंप्रेस करेगा लोअर एयर मास को, और लोअर एयर जो है मैम इसीलिए डेंस, घना हो जाएगा ज्यादा अपर लेयर की अपेक्षा, और इसीलिए ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये जो पूरा फिनोमेनॉन है बच्चों, ये पूरा फिनोमेनॉन ही आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर कहा गया। देखो जरा, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को बेसिकली डिफाइन करता है। प्लीज समझिए, मैंने आपको क्या बताया है, एवरेज सी लेवल पे, क्या एवरेज सी लेवल पे, समुद्री स्तर पे एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या प्रेशर होता है, 1013.2 MB, 1013.2 मिलीबार का प्रेशर होता है। और यहां पे आप देखेंगे ना, इस एयर कॉलम में अगर मान लो ये अर्थ सरफेस है, इसको मान लेते हैं सी लेवल की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, एवरेज क्या होता है 1013.2 मिलीबार। लेकिन यहां पे क्या होगा मैम, क्या होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन 1013.2 से कम होगा, क्योंकि ऊपर हमारा प्रेशर कम है। ये जो है पूरी की पूरी चीज जो है आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। समझ में आया? चलते हैं अपने वेरी नेक्स्ट टॉपिक पे, डालते हैं जरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर। भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर हियर स्टडिंग अबाउट प्रेशर। समझ गए? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब जरा ध्यान से देखो, आप देखिए ये हमारा है भारत, यहां पे बोलो ठीक है, ये है हमारा भारत। अब देखो होता क्या है, मैं वर्ल्ड मैप नहीं बता रही हूँ, मैं बना रही हूँ, मैं इंडिया के मैप की मदद से बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ऐसे 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 मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, और मैंने एक यहाँ पे ऐसा करके मैप में लिख दिया है, ये जो है ना, ये क्या है, ये आपके आइसोबार्स। ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है कि मैम ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ प्रेशर की कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे क्लोजली यहाँ पे बहुत करीबी से आप देखेंगे, वेरी क्लोजली स्पेसेड आइसोबार्स है ना।
आई होप आपको समझाने की जरूरत नहीं है आइसोबार क्या है। आइसोबार इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है। और यहाँ पे मैम वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स है। ये मैं रियलिटी नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू एन एग्जांपल। वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स है, ठीक है। होगा क्या मैम, ये देख रहे हो कैसी लकीरें देख रहे हैं हम, कहाँ की प्रेशर को देख रहे हैं, वर्टिकल अब नहीं देख रहे हैं, अब हमने हॉरिजॉन्टल चीजों को ले लिया है। तो अब जो है यहाँ पे अगर कोई जगह है पाकिस्तान, यहाँ पे कोई जगह है लद्दाख, और अगर ये कॉन्टूर लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, इसका मतलब हम दोनों के एरिया का प्रेशर सेम है, तभी आइसोबार जो है ना दोनों को जोड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जब क्लोजली आइसोबार्स आपके जो है बहुत एक दूसरे के पास होंगे, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, ज्यादा होगा। और जब वाइडली होंगे तो क्या होगा, प्रेशर आपका जेंटल होगा, वीक होगा, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी राम कथा मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई हुई है। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कहाँ आ जाएगा, अब हम ग्लोबल प्रेशर के ऊपर जरा आएंगे। जरा अर्थ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर का मतलब समझा रही थी कि मतलब क्या होता है, मतलब तो समझ में आया ना। अब देखो जरा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको आइसोबार से मेजर किया जाता है। इसको लिखेंगे जरा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ pressure is measured by, आज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, प्रेशर बेल्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज मेजर्ड बाय आइसोबार्स, ठीक है। क्या होते हैं मैम आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं भाई, फटाफट मेरे को बताओ आइसोबार्स क्या होते हैं, रिकॉल करो। मैम आइसोबार्स एक लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, अ लाइन दैट कनेक्ट्स दोज पॉइंट्स दैट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ प्रेशर, जिनके पास प्रेशर का आफ्टर बीइंग रिड्यूस टू सी लेवल, जब सी लेवल तक आ जाएंगे तो उनका प्रेशर जो है उसकी वैल्यू इक्वल होगी। सो व्हाट इज इट, इट इज अ लाइन a line connecting two points having equal value of, simple, having equal value of pressure। अब आप सोचो आइसोबार्स कनेक्ट कर रहे हैं, मान लो लखनऊ को कनेक्ट कर रहे हैं और आप जिस शहर में बैठे हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब होगा इसका, आइसोबार कनेक्ट कर रहा है, आइसोथर्म नहीं, आइसोबार कनेक्ट करेगा। तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैम यहाँ पे व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू इज कि मेरे शहर में और आपके लखनऊ के बीच में जो भी आपका जो प्रेशर है वो सिमिलर है। कब, when it is being reduced, when it is reduced down to sea level, reduced to sea level, sea level का प्रेशर आप देख रहे हैं ये when it is reduced to sea level। तो ये आइसोबार्स का काम है। अब आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, खैर क्लोजली स्पेसेड और वाइडली स्पेसेड तो मैं बार बार बता रही हूं, लेकिन आप भूले ना इसलिए इसको यहां पे लिख भी लेंगे। Therefore closely spaced आइसोबार्स, इसका मतलब क्या होता है, मोर प्रेशर या फिर डीप प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एज इन चेंज, ओके, ग्रेडियंट एज इन चेंज। और यहीं पे आप दूसरी तरफ वाइडली स्पेसेड आइसोबार्स, वाइडली स्पेसेड आइसोबार्स, तो ये क्या हो जाएगा, वीक प्रेशर, यानी कि जो मैं आपसे बोल रही हूं बार बार वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। समझे कि नहीं समझे, बूझ गए ना, ये पॉइंट बूझ गए ना, ठीक है। बुझाना नहीं है, बूझना है, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक वही हूबहू हम लोगों ने मैम बोर्ड पे लिख डाला है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट और आपका वीक प्रेशर ग्रेडियंट है।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में जब भी हम बात करेंगे इसके पूरे के पूरे मतलब एक लाइन लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ चीजें समझना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को आप तभी समझ सकते हो जब आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे विच इज कॉल्ड बेटा प्रेशर बेल्ट, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो अब जरा प्रेशर बेल्ट पे चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा अर्थ बनाने की जरूरत मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा अर्थ बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये है आपका प्रेशर बेल्ट का थोड़ा सा स्टार्टिंग, ठीक है। प्रेशर बेल्ट के थोड़े से स्टार्टिंग में पहले मैं आपको जरा रिकॉल करा दूं कि खैर टेम्परेचर बेल्ट में आपको रिकॉल नहीं कराऊंगी क्योंकि वो हम सबको ऑलमोस्ट याद हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एवरीथिंग, समर सॉल्स्टिस वगैरह आपने सब कुछ देखा था, ठीक है। अब आप देखिए प्रेशर बेल्ट्स की जहां तक बात हो गई तो कुछ क्या होता है ना, जोन डिफाइन है हमारे अर्थ के बेसिकली उसमें अर्थ के बेसिकली इंटायर जो हमारी पृथ्वी है उसके पिक्चर में। आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करने योग्य होमोजेनस यानी कि एक जैसे अलग अलग विभिन्न जोन्स बांटे गए हैं, ठीक है। सो प्रेशर बेल्ट्स क्या है, डिस्टिंक्टिवली जो है आइडेंटिफाइबल जोन्स, not zones, homogeneous zones of what, horizontal pressure। अब एक ही जैसा हॉरिजॉन्टल प्रेशर जिस जगह पे है उसको पहचानने के लिए हमने उसको अलग अलग जोन्स में बेसिकली बांट दिया है, ठीक है। जो पहला जोन हमारा बन जाता है इस पूरे के पूरे मुख्य अंदाज में वो हमारा हो जाता है मैम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पे लो प्रेशर होता है। दूसरा हमारा बहुत ध्यान से सुनना, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना रही हूं, ध्यान से सुनना है लेकिन समझना भी है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। आप अगर ये क्लास मिस कर देंगे ना तो आप ट्रेड विंड्स वगैरह जो है पूरा सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक मिस कर देंगे, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सब पोलर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ लो प्रेशर क्यों है, वहां हाई प्रेशर क्यों है, हवा यहां से वहां क्यों जा रही है, वहां से वहां क्यों नहीं आ रही है, ये सब आपको आज की क्लास में मैं बता दूंगी। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और चौथा है आपका, चौथा क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब जरा ध्यान से सुनो, आपने अपने इक्वेटर को देखा है ना, जरा यहां पे भी अपने प्यारे से इक्वेटर को जरा ध्यान से देखेंगे। ये हमारा जो है ये हमारा प्यारा सा इक्वेटर है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया, बच्चे मेरे विरोध कर देंगे अगर नाइंसाफी होगी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तो, ठीक है। ये हमारा जो है प्यारा सा इक्वेटर है, तो इसको हम कह देंगे मैम ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसी 0 डिग्री में आप देखेंगे 0 डिग्री के थोड़े से ऊपर कहीं 5 डिग्री नॉर्थ होगा ना, और इसके थोड़े से नीचे कहीं पे 5 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का बेसिकली ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसको ये इक्वेटर भी है ना, इक्वेटर से तो घिरा हुआ है बेसिकली, और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री, जनरली 5 डिग्री लेते हैं, कभी कभी 10 डिग्री भी ले लेते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो ये आपको एरिया दिख रहा है दोस्तों, उस एरिया को हम क्या कहते हैं पता है, उस एरिया को हम कहते हैं ELPB, ठीक है, ELPB कहते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। समझ में आ गया? इसका स्ट्रेच क्या है? इसका स्ट्रेच है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ।
अब आ जाओ, अब और क्या जानते हो भाई इसके बारे में, और क्या जानते हैं हम लोग इस पूरे के पूरे इक्वेटर के बारे में। मैम हम ये जानते हैं कि समवेयर डाउन द लाइन, यहाँ पे समवेयर हियर हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और समवेयर हियर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो चलो इसको भी मार्क कर दे रहे हैं, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मार्क कर ही देते हैं भाई। ये होता है मैम 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हम जानते थे मैम। अब मैम आपको एक नई चीज इसमें ये बताएंगी कि यहाँ पे आप कम से कम ऊपर 30 डिग्री, ये जो है ये 25 डिग्री से 30 डिग्री से आप 30 डिग्री से 35 डिग्री का, ये मतलब ये आप लगा लो, यहाँ पे लिख लो कम से कम 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 या 35 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी हूबहू सेम चीज, हूबहू सेम चीज, यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम चीज। क्या होगा यहाँ पे, ये आपका ऑलमोस्ट 25 डिग्री साउथ से लेकर के, अच्छा एक इसमें जो है गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी है, मैंने इसमें जो है आपका ये भी ले लिया, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, रुकोगे जरा, ठीक है, एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये 23 डिग्री नॉर्थ को, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें तो 20 से 35, 20 से 30 डिग्री का वो पूरा का पूरा बेल्ट होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, आप इसको मोटा मोटी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसको, आप बता सकते हैं 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 या 35 डिग्री नॉर्थ तक का जो मैम ये जो बेल्ट होता है, ठीक है, इस बेल्ट की बात करेंगे। और यहाँ पे भी सेम वही चीज, 25 डिग्री साउथ से लेकर के 25 को, ठीक है, 25 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक ये जो आपका जो बेल्ट बन रहा है, इसको आप पता है क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको आप क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों ऊपर नीचे दोनों एक जैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर है। मैं एक बार फिर आपको ये जरा कलर यहाँ डिनोट कर दे रही हूँ, ये वाला जो कलर है ये आपका हाई प्रेशर दिखाएगा, ठीक है, और ब्लू वाला जो रंग है, ब्लू वाला जो रंग हम ले रहे हैं वो आपका लो प्रेशर एरिया दिखाएगा, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। अब देखो भाई, ये यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया हो गया, बेल्ट हो गया, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब जरा और क्या जानते हैं आप, अब मुझे और बताएंगे, ठीक है। और मैम हम ये जानते हैं कि समवेयर डाउन द लाइन यहाँ 60 डिग्री के आसपास जो है, 66 डिग्री के आसपास जो है हमारा एक और लाइन आता है, इस लाइन को हम लोग आर्कटिक और अंटार्कटिक कहते हैं। अब मैं तुम्हारा ये भी भ्रम थोड़ा सा मिटाना चाहूंगी कि 66 डिग्री ओके फाइन, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 से 65 डिग्री के 60 से 65 डिग्री के एरिया में आप देखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 60 से 65 डिग्री के एरिया में आप देखेंगे एक और बेल्ट बनता है। ऑलमोस्ट आप इसको लगा सकते हैं 60 डिग्री साउथ से लेकर के 65 डिग्री साउथ तक, 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ तक ये जो आपकी बेल्ट बनती है, आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सब पोलर हाई, नॉट हाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। आप इसको क्या बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और एक बार फिर जरा आएंगे मैम, यहाँ पे ये जो इंटायर जो एरिया है जिसको हम पोल समझते हैं, ये ऐसे ऐसे जो होगा, इसको जो हम जिसको हम पोल कह रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पोलर, ये हालांकि है आपका 90 डिग्री है, ये S है, और ये 90 डिग्री आपका N है। ये पूरा रीजन क्या हो जाता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बटा हुआ है, ये आपके पूरे के पूरे तरीके हैं। एक एक करके, वैसे तो मैंने आपको समझाया सब बहुत अच्छी तरीके से है यहाँ पे, लेकिन एक एक करके बेसिकली इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इंटायर इस अर्थ के रीजन में इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है। अच्छा, इस पूरे के पूरे फिगर को एक बार फिर से कार्व आउट करते हैं और देखते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है, एक बार फिर से, ठीक है।
एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये आपका अर्थ है जियोइड शेप का, ठीक है। और आपकी जो लाइनें हैं वो हम लोग यहाँ से बना, ठीक है। ब्लू लाइन बनाओ, बीच में ब्लू लाइन बनाओ, ये और के बाद यही लाइन जो है वो येलो कर, ठीक है। ये है, अब जरा देखेंगे, इसको मार्क करो। ये क्या है, ये पोल्स हैं यहाँ पे, और ये पोल के पहले वाला है तो सब पोलर होगा, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। सब पोलर तो है, लेकिन क्या है मैम, लो प्रेशर वाला बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है आपका, सब पोलर तो है मैम, ये तो पता है, लेकिन क्या है, लो प्रेशर वाला, ठीक है। ये जो बीच में है वो आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटर नाम नहीं दे सकते उसको, क्योंकि इक्वेटर एग्जैक्टली नहीं है, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे है, तो ये इक्वेटोरियल तो है, लेकिन अगेन क्या है मैम, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं हाई प्रेशर पे। ये आपका क्या है, पूरा ट्रॉपिकल जोन में स्थित है ना, इसीलिए ये क्या है आपका सब ट्रॉपिकल, वो तो है मैम, लेकिन हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका सब ट्रॉपिकल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सब ट्रॉपिकल, वो तो ठीक है मैम, बट है क्या एक्चुअली में, हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां आ जाओ नीचे, ये क्या है आपका पोलर, पोलर तो चलिए ठीक है मैम, पोलर तो चलिए ठीक है मैम, लेकिन पोलर भी क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। सेम गोज इन हियर ऑल्सो, ये भी क्या है, ये है आपका पोलर, पोलर भी ठीक है, लेकिन कैसा बेल्ट है भाई, ये मैम हाई प्रेशर बेल्ट है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं। हमने इससे पहले वाली क्लास में मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ा था, यानी विंड, हवा कैसे चलती है, मूवमेंट ऑफ एयर। हमेशा याद रखेंगे, एयर या फिर विंड ऑलवेज, एयर या फिर विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम एयर, या फिर रुको यहाँ पे ऐसे साइड में लिखो, ऐसे साइड में लिखो, यहाँ पे इस साइड में लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो मूवमेंट का क्या चक्कर है भाई, मूवमेंट में लिखो एयर, या फिर जिसको आप विंड, मूविंग एयर को ही विंड कहते हैं, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां तक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, हाई HP मतलब क्या है मेरा, हाई प्रेशर है, ठीक है, और LP मतलब क्या है मेरे, लो प्रेशर है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और यही जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाने वाली पूरी की पूरी बात है ना, यही बेसिकली आपका डिफाइन करती है आपने किस तरीके से पूरे के पूरे बेल्ट और पूरे की पूरी इसकी जो मूवमेंट है ना उसको पढ़ा है, ठीक है। ये जहां से इक्वेटर, जैसे लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो हवा यहां से यहां आएगी, ना कि यहां से यहां जाएगी। ये आपका हाई प्रेशर है, हवा यहां से यहां आएगी, ना कि यहां से यहां जाएगी। अब वो कैसे होता है बेसिकली, ये हम लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको समझेंगे उससे पहले, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि पूरे के पूरे इंटायर रीजन में जो आप देख रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स भी हमारे होते हैं, एवरीथिंग आप देख रहे हैं, सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू सेल्स ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पूरे के, अब पहले मैं आपको मूवमेंट ऑफ एयर बता देती हूँ, फिर मैं आपको सेल्स बताऊंगी, ठीक है। अब होता क्या है, आपने देखा है
कि ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है गर्म हवा के कारण। जैसे कि हमने हवा देखी है, जब हवा गर्म होती है, जब वार्म एयर होती है तो वो क्या हो जाती है, उठ जाती है, ऊपर राइज कर जाती है। और जब कोल्ड एयर होती है मैम, तो कोल्ड एयर जो होती है वो सिंक कर जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट देख रहे हो ना भैया, इस पूरे जगह पता है क्या हो रहा है, इस जगह आपकी पूरी एयर जो है ना ऐसे आती है, ऐसे आती है, लेकिन हेड ऑन कोलिजन, टकराती नहीं है ऐसे, ये ऐसे आती है, ऑलमोस्ट टकराने वाली होती है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्म होती है कि ऐसे उठ जाती है। मैं 3D में आप लोगों को बता रही हूं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि यहां से एयर, ये जो एयर चल रही है, चलो ठीक है, सारी जगह से एयर जो चल रही है ये कन्वर्ज होती रहती है। कन्वर्ज मतलब समझते हो ना, कन्वर्ज मतलब एक पास आना, लेकिन कोलाइड नहीं करती है। देयर इज अ डिफरेंस। ये कोलाइडिंग एयर नहीं है, ये कन्वर्जिंग एयर है, ठीक है। तो ये जो एयर आप देख रहे हैं ना, ये कन्वर्ज होती है, हेड ऑन कोलिजन नहीं करती है, टकराती नहीं है और ऊपर उठ जाती है। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि मैम यहाँ पे आपका सूर्य, ये क्या है आपका, ये आपका इक्वेटर है ना, यहाँ पे सन का कितना ज्यादा रोल होगा, एक्टिव रोल होगा। यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है इक्वेटर के आसपास कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं, और रिलेटिवली गर्म होने के बाद क्या हो जाती हैं, ये बेसिकली ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। चलो भैया ठीक है, ये ऊपर उठ जाती हैं। ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये है, ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है ना, तो ये जो एयर है यहाँ से ऐसे एयर आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ये आकर के ऐसे उठ गई, और यहां जहां बीच में टकराना चाहिए था और टकरा नहीं पाई, वहीं आपका लो प्रेशर बन रहा है। समझ रहे हो ना? और वो बहुत शांत एरिया, क्योंकि एयर टकरा नहीं रही है, कोई भी वहां पे जो है किसी भी तरीके का टर्बुलेंस नहीं मच रहा है, तो वो आपका लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब ये एयर ऊपर उठ गई। अब क्या होता है मैम कि लगातार नीचे से, जैसे ये ऊपर उठी एयर, थोड़ी थोड़ी ऊपर जैसे जैसे उठती जाएगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएगी। जैसे ही ये एयर ऊपर उठी तो ठंड इसको बेसिकली करना क्या चाहिए था, इसको ठंडा होकर के वापस से नीचे गिर जाना चाहिए था, राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैम? क्योंकि ये नीचे कैसे गिरेगी, यहां से तो कंटिन्यूअसली एयर उठ रहा है ना, गर्म एयर उठ रहा है, तो अपने सेम एयर कॉलम में ये नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, ऑलरेडी वार्म एयर राइज हो रहा है। तो ये क्या करती है, ये अब बेसिकली ट्रेवल करती है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बेसिकली ट्रेवल कर देती है। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट प्रेशर एंड हाउ इज प्रेशर अफेक्टिंग दीज मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये बेसिकली गर्म हवा है, इधर और इधर दोनों तरफ मुड़ चुकी है। ट्रैवल करते 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 एक टाइम आता है जब पूरी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पे क्या करती हैं हवाएं, क्या करती हैं, कोल्ड एयर क्या करती है, सिंक करती है ना, तो ये आकर के यहाँ पे क्या मचा देगी, यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये आकर के सिंक कर देगी, ये यहाँ पे एयर जो है यहाँ पे सिंक कर देगी। समझ में आ रहा है? तो आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये हाई, ये कैसे बना, बेसिकली यहां लो प्रेशर कैसे बना, यहां हाई प्रेशर कैसे बना। यहां पे मैम जब एयर कन्वर्ज होते हैं तो वो टकराते ही नहीं है और इतने गर्म होते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द हाई इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर बाय द सन। और यहां पे मैम जब ये लोग ऊपर उठ जाते हैं तो नीचे लो प्रेशर बन जाता है। यही एयर यहां पे आके सिंक कर रही है, यहां पे चले जा रही है और यहां पे आके पूरी की पूरी हवा जो है वो सिंक कर गई, बैठ गई। तो यहां पे हाई प्रेशर बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है। नाउ अगेन आप यही पूरा का पूरा जो है चैनल देखते रहते हैं। अब दोबारा दूसरी बार कहां होगा ये पूरा का पूरा एक्टिविटी कहां होगा, यहां पे लो प्रेशर बन रहा है, यानी कि यहां से दोबारा एयर उठेगी, ठीक है। लो प्रेशर बन गया, वार्म एयर राइजेस, यहां जाती है और एक बार फिर मैम वही सिलसिला रिपीट हो जाता है। यहां तक ठंडी होके बेसिकली यहां गिर जाती है, यहां पे ठंडी होके बेसिकली यहां गिर जाती है। तो यहां तो ऑलरेडी हाई प्रेशर बेल्ट बन ही रहा है यहां पे, लेकिन यहां वाली एयर और भी ज्यादा हाई प्रेशर बना रही है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। अब यहां पे आ जाओ जरा, इधर जाके पोल्स के पास जाके ठंडी होके गिरेगी, जब कोल्ड एयर जब सिंक करेगी तो पोल वाले रीजन में भी आपका जो है कैसा बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर अगेन। ये आपका यहां पे भी एक ऐसे जो है
आपका यहाँ पे भी आपकी एयर ऐसे उठती है दोस्तों, और फिर इधर चली जाती है और इधर चली जाती है। इधर जाएगी तो क्या होगा, एक बार फिर यहाँ पे जा करके यहाँ पे ठंडी होकर के गिर जाएगी, और एक बार फिर यहाँ पे जा करके यहाँ पे ठंडी होकर के गिर जाएगी। यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी, यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी। आपने देखा पूरा का पूरा जो मोड है ये ऐसे ही ट्रेवल करता है। अगर आपको लगता है कि इतना सटीक हमारा इक्वेटर काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इक्वेटर जनरली ऐसा होता है, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे करके ये जो है ये आपका हाई प्रेशर एरिया है। मतलब ये जो है उथला पुथला सा होता है, हम बस इसको सीधे सीधे ऐसे दिखाते हैं। समझ में आ गया ना? इसीलिए आपने देखा है, यू ऑलवेज सीन द फैक्ट कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की जब जब बात करेंगे, ठीक है, जब जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैम होते हैं सेल्स। और सेल्स भी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी मूवमेंट चल रहा है 0 से 30 डिग्री के बीच में, ये 0 है ना, ये 0 से 30 डिग्री के बीच में जितना भी मूवमेंट होता है, ठीक है, ऊपर 0 से 30 डिग्री, नीचे 0 से 30 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेडली सेल, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में लिखवाऊंगी। बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये जो एयर का मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखने के लिए इसको थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा, ताकि बाकी लाइनों से थोड़ा सा अलग लगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा यहाँ बेल्ट बन रहा है, ये जो पूरा आपका बेल्ट बन रहा है, ये क्या है, ये पूरा आपका हेडली सेल इसको कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि इक्वेटर पे जो गर्म हवा है वो उठ जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर यहाँ पे बना देती है, और जब उठ जाती है तो पोल्स की तरफ, हायर अल्टीट्यूड्स की तरफ जाने लगती है, लैटिट्यूड्स की तरफ जाने लगती है। और हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जब जाती है, ठंडी होती है थोड़ी सी, आगे जाकर के एक जगह पे पूरी ठंडी हो जाती है तो गिर जाती है, डिसेंड कर जाती है, सिंक कर जाती है। जहां पे सिंक करती है वो एरिया लगभग आपका जो पड़ता है, इसको थोड़ा सा हटा ही दो, इसको बहुत ही भद्दा लग रहा है, ठीक है। जहां पे सिंक करती है बच्चों, वो एरिया लगभग 30 डिग्री के आसपास का पड़ता है, ठीक है। तो 30 डिग्री के आसपास का ये जो एरिया आपका पड़ रहा है, इसी 30 डिग्री के आसपास के एरिया को आप क्या बोलते हो, इसी 30 डिग्री के आसपास तक के एरिया पे क्या बनता है, एक हाई प्रेशर बनता है। क्यों हाई प्रेशर बनेगा भाई, क्योंकि आपका ये जो एयर है वहां पे जाकर के ये डिसेंड हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद कूल एयर हो गया ना यहाँ, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल मूवमेंट कैसा होता है, एयर हाई प्रेशर पे से लो प्रेशर पे आती है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपकी ट्रेड विंड्स यहां से ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है, यहां से नहीं जाएंगी यहाँ। और हवाएं आ कहां से रही है, वहां पे ये गई हुई है ना, यहाँ पे हेडली सेल का मूवमेंट हुआ है ना, तभी जा करके लेटर ऑन, ये खैर आप बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। अभी आई एम ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स कैसे प्रेशर बेल्ट आपकी पूरी की पूरी बनी हुई है। तो हेडली सेल आपको जो है ये समझ में आ गया। नाउ इसके बाद जो भी मूवमेंट मैम 30 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 60 डिग्री तक के बीच में हो रहा है, ठीक है, ये वाला मूवमेंट, या फिर आपका बेसिकली कहो तो ये वाला मूवमेंट 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड गाइस, इसको हम लोग कहते हैं पेरल सेल, ठीक है, पेरल सेल। ये 30 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ तक के विंड मूवमेंट की बात कर रहा है। और ये भी बेसिकली, ये भी क्या कहलाता है, ये भी आपका फेरल सेल कहलाता है, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिसाब किताब है उसको पूरा करता है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जो है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेडली सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, एक और मूवमेंट दिख रहा है मैम, ठीक है। तो ये जो अब मूवमेंट दिख रहा है आपको 60 से लेकर के 90 तक के बीच में, ये 60 से लेकर के 90 तक का जो आपका सफर ये हवाएं तय कर रही हैं, जो लो प्रेशर यहाँ और हाई प्रेशर यहाँ बना रही हैं, ये 60 से लेकर के 90 तक का जो ये तय कर रही हैं, इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया पोलर सेल,
क्या कहते हैं इसको, दे आर कॉल्ड पोलर सेल। 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ पोल, और इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी पोलर सेल कहेंगे। पोलर सेल 60 डिग्री साउथ नहीं है, 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। विंड मूवमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने बेसिकली सेल्स का विभाजन भी कर लिया है। इसीलिए अब आप प्रेशर बेल्ट्स देख रहे हैं। आई होप आपको प्रेशर बेल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो पूरा इक्वेटर वाला रीजन है ना, इस इक्वेटर वाले रीजन में एक और खास बात हो रही है। ये जो खास बात जिसकी मैं बात कर रही हूं वो हो रहा है यहाँ पे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे बन रहा है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर बना आपका, देखो इसमें ITCZ अक्सर लोग देखते हैं, बेसिकली लोग इसमें इसके पीछे घबराते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा इसमें जब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, वट एवर द लो प्रेशर दैट यू हैव सीन ओवर हियर, जो भी लो प्रेशर एरिया, जो भी लो प्रेशर बेल्ट आपका बना है, इसके नाम में ही आपको बोल रहा है इंटर ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स के बीच में, और कन्वर्जेंस बोल रहा है, कोलिजन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है कि जो एयर है वो बेसिकली ऐसे ऐसे आ रही है और आपस में हेड ऑन कोलिजन नहीं कर रही है, ये कन्वर्ज करती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है और बेसिकली स्किप कर जाती है। कहने का मतलब ये है मैम कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है एक ऐसा रीजन है, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे नोट करके, एक बेसिकली आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा कि वर्टिकली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ केवल कन्वेक्शन होता है। नोट करके एक पॉइंट जरा लिखो, ठीक है, नोट करके एक पॉइंट यहां पे लिखो जरा। ये पॉइंट ये लिखना कि जो वैसे तो हम ITCZ को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे थोड़ा इक्वेटोरियल लो प्रेशर से। कोई भी एट इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, नो हेड ऑन collision, no head on collision takes place, ठीक है। कोई भी head on collision take place नहीं करता है, केवल और केवल only the air, आप इसको लिखिए, only the air warms up, rises in the form of कन्वेक्शन। केवल कन्वेक्शन वाली चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, केवल कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, और ये कोलिजन नहीं होता है इसीलिए आप देखते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, विच इज वाई, दिस इज वाई, आप देखते हैं दिस इज वाई। अच्छा एक और चीज है, दिस इज वाई ITCZ लाइज हियर, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ITCZ एक बहुत मैसिव टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी मैं बस ये चाहती हूँ, क्योंकि प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड ITCZ है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो। ITCZ लाइज हियर, और लाइज हियर तो छोड़ दो, ITCZ पता है आपको शिफ्ट भी करता रहता है। ITCZ जो है नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड बेसिकली आपका शिफ्ट भी करता है। ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स, ठीक है, विथ द मूवमेंट ऑफ सन, विथ द मूवमेंट मत लिखो, इफेक्ट लिखो, विथ द इफेक्ट ऑफ सन। सन का जहां पे आपको इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, टेम्परेचर पासेज ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होंगे, वहां आपका ITCZ जो है वो क्या होता जाएगा, वो आपका बेसिकली शिफ्ट करता जाएगा। इसी पूरे के पूरे रिगार्ड में आप जो देख रहे हैं पूरा आपका सब। अच्छा एक और बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
आखिरकार लो प्रेशर एरिया, एक और नोट में ही एक और पॉइंट लिखना, नोट में एक और पॉइंट लिखना, लो प्रेशर बेल्ट्स जो है आपकी कितनी बन रही हैं? लो प्रेशर बेल्ट्स आपकी बेटा बन रही है 2, ठीक है। एक बनता है आपका इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है आपका सब पोलर पे। अब यहां दोनों पे लो प्रेशर बनने का कारण डिफरेंट होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया है, देखो ये यही एसेंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, यही एसेंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। लो प्रेशर बेल्ट एक यहां बना मैम और एक यहां बना, या फिर नीचे भी देख लो, एक यहां बना एक यहां बना। अब लो प्रेशर यहां पे बना क्यों, ये भी हम लोगों ने विंड के मूवमेंट से देख लिया। लो प्रेशर बेल्ट बनने के पीछे फैक्टर क्या था, कारक क्या था? तो सबसे पहले अगर आपसे कहीं पे भी कोई सवाल पूछे कि क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं जो इस फिनोमेनॉन को सपोर्ट करते हैं कि इक्वेटर पे लो प्रेशर बने, तो सबसे पहले इक्वेटर पे लो प्रेशर बनने का सबसे बड़ा फैक्टर है आपका सन रेज, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सन रेज, ठीक है, यानी कि वर्टिकल इंसोलेशन, ठीक है। इतना वर्टिकल इंसोलेशन हुआ कि यहां पे हवा गर्म हो गई और हवा उठ गई और बेसिकली ये क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। समझ में आया? तो अगर ऐसे देखा जाता मैम, तो अगर ऐसे देखा जाता तो इसको भी लो प्रेशर होना चाहिए था, ये भी तो सन के काफी क्लोज है। ये लो प्रेशर क्यों बना? तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक और रीजन है। जब आप सब पोलर का रीजन आपसे पूछा जा रहा हो तो आप डायरेक्ट रेज नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सन रेज फैक्टर नहीं है यहां लो प्रेशर बनने का। क्यों? क्योंकि यहां तो डायरेक्ट सन रेज पहुंच ही नहीं रहे, स्लैंट पहुंच रहे हैं, तो कैसे लो प्रेशर बन रहा है? हवा का जो भी मूवमेंट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपको सब पोलर रीजन में लो प्रेशर देखने के लिए मिला। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो बेसिकली आप देखते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, हमारे अर्थ का जो है मूवमेंट हो रहा है, आप इस पूरे के पूरे बेल्ट में, इंटायर बेल्ट में विटनेस करेंगे कि खैर बेल्ट की तो बात ही अलग है, आप पूरे के पूरे अर्थ को गोल गोल घूमता हुआ देख रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी है, आप जब उसमें मूवमेंट करा रहे हो, जैसे हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा अर्थ है मैम, तो एटमॉस्फेयर चिपक के नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है एटमॉस्फेयर। ये हमारा अगर अर्थ है मैम तो एटमॉस्फेयर ऐसे रहता है। ये हमने क्यों पढ़ा था? बेसिकली क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट टेंड्स टू it tends to put force outwards, ये अपने फोर्स को आउटवर्ड्स बेसिकली खेदने के भेजने की जो है बेसिकली कोशिश करता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये गोल गोल घूम रहा है। आप देख लो, आप कोई बॉल भी घुमा के देख लो, आप ऐसे पानी, जैसे पानी में से एक बॉल निकालो और उस पानी में से निकले हुए बॉल को ऐसे नचा दो, पूरा जो उसके ऊपर जो ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप पूरा साइडवेज ऐसे से निकलेंगे। क्या हो रहा है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि ये अपने आसपास बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है। यही रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक बहुत बड़ा रोल आप सब पोलर लो बेसिकली लो प्रेशर बेल्ट के फॉर्मेशन में देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेशर बेल्ट है, जो भी प्रेशर बेल्ट आप पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रेशर बेल्ट्स को अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर ये सारी बातें आपने नहीं समझी, ठीक है, अगर ये सारी बातें कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ITCZ वगैरह है, ये देखो। एक और यहां पे पॉइंट याद आ गया, एक और पॉइंट ये है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया को आप जोन ऑफ डोलड्रम्स या फिर काम जोन या डोलड्रम वाला जोन भी बोलते हैं। कोई ढमढमाका नहीं है वहां पे, कोई उथल पुथल नहीं है। हवाएं आती हैं, अगर लड़ जाती तो मैम बवंडर हो जाता। हवाएं आ रही हैं, लड़ भी नहीं रही, ऊपर चली जा रही है। ये जो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको आप एरिया ऑफ या जोन ऑफ डोलड्रम्स कहते हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट फॉर्म भी हो जाए, और हम अगर कल वाले मतलब आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो आने वाला आपका पार्ट 8 जो होगा आपका, उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवाएं आएंगी, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
क्यों आ रही हैं? यहाँ से उठ के गई है ना वहां पे, सिंक किया है ना वहां पे, तो अब यहाँ पे चल के आ रही है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर एरिया में आती है हवाएं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाती हैं हवाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल्स के बारे में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो अगेन उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हियर ऑन ये सारे सेल्स जो है, आई होप इट इज क्वाइट वेरी क्लियर टू यू। आज का जो पूरा क्लास है हमारा, द इंटायर क्लास दैट वी हैड टुडे वाज कंसेप्चुअल बेसिस, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट तो खैर कर दी है, पार्ट 7 है। ये देखो कितना प्यारा सा ड्राइंग बनाया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये सारे हमारे जो हैं, ये आई होप आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर बेल्ट्स, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, द इंटायर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। थोड़ा सा हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा समझा है, ठीक है। कल इन द सेंस कि आने वाले लेक्चर में हम लोग जो है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। इसकी डिटेल्ड नोट मेकिंग मैं आपको तभी कराऊंगी कोरियोलिस फोर्स वगैरह के साथ में, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एयर कॉलम क्या होता है, कैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जज करेंगे आप। उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर क्या होता है। आइसोबार्स तो आप खैर देख ही रहे हैं 2-4 लेक्चर से। प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। प्रेशर बेल्ट मैंने आपको रफली बताया। एक बच्चे को जब पहली बार प्रेशर बेल्ट समझाने की कोशिश की जा रही होगी तो कैसे समझाया जाएगा, ये समझाने के बाद फिर मैं आई हूँ अपने डिटेल्ड डायग्राम के ऊपर। ये हमारा है डिटेल्ड डायग्राम। इसको जो है भैया रामबाण समझ करके इसको रट लेना है। रट लेना है मतलब समझ करके रटना है भैया, ठीक है। और ये आपका फेरल सेल हो गया, ये आपका हेडली सेल हो गया, ये आपका पोलर सेल हो गया, ये सब कुछ भी आपको मालूम होना चाहिए। एंड इन डिटेल कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल सी कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। डिटेल में लिखने का काम करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और साथ ही साथ लगाएंगे PYQ, नॉट ओनली ऑफ प्रीलिम्स बट ऑल्सो ऑफ मेंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच क्लास, वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी इन दिस सेशन। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन।